आज का हमारा टॉपिक है नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है और इसमें डार्विन और डी व्रीज दोनों की जो थ्योरी थी उनके कॉम्बिनेशन से एक नई थ्योरी बनी जिससे बोला नियो डार्विनिज्म। ओके, नियो डार्विनिज्म में जिन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था वो थे हक्सले, आर ए फिशर, विजमैन और स्टेबन्स। इन न्यू डार्विनिज्म की जो मेन पॉइंट्स थे उसमें फर्स्ट था रैपिड मल्टीप्लिकेशन की ऑर्गेनिज्म में इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी होती है, उसके कारण से वो बहुत ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और उनका नंबर इंक्रीज होता जाता है, क्लियर, और उसका मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है कि फूड और स्पेस तो लिमिटेड होता है, तो इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब जितने ऑर्गेनिज्म यहाँ बनते हैं वो सारे के सारे जिंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ फूड और स्पेस लिमिटेड है। तो जिनको फूड और स्पेस मिल पाएगा वही सरवाइव करेंगे, बाकी की डेथ हो जाएगी। तो लिमिटेड फूड एंड स्पेस होता है। अब जो लिमिटेड फूड है उस फूड को लेने के लिए भी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रगल होता है। तो जो स्ट्रगल में जीत जाता है उसी को फूड मिलता है और बाकी दूसरे जो हैं वो उनको फूड अवेलेबल नहीं हो पाता और फिर वो मर जाते हैं, क्लियर। तो इस फूड और स्पेस के लिए क्या होता है, स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट बात आती है जेनेटिक वेरिएशन की। अब जो जेनेटिक वेरिएशन है वो क्या है, ये जो हेरिटेबल वेरिएशन होती है वो किसके कारण डेवलप होती है, फर्स्ट होता है म्यूटेशन, क्लियर। म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती है जो ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में स्थायी परिवर्तन के कारण विकसित होती है। और म्यूटेशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जीनोमैटिक वेरिएशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन भी हम इसे कह सकते हैं, जो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस के कारण होता है। दूसरा क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस के कारण होता है। फिर आता है जीन म्यूटेशन, आपको यहाँ पर वेरिएशन की जगह म्यूटेशन पढ़ा जाए, इसको जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन और जीन म्यूटेशन, क्लियर। जीन म्यूटेशन न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस के कारण होता है। फिर बात आती है जीन रिकॉम्बिनेशन की। तो जीन रिकॉम्बिनेशन में ये नए टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू बनते हैं, क्लियर। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन माइग्रेशन। यह ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉम्बिनेशन होता है जो एक दूसरे से एक या ज्यादा कैरेक्टर में आनुवंशिकी रूप से भिन्न होते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, a change in the gene pool of a small population that takes place strictly by chance। अब आप देखिए, ये कोई एक छोटी पॉपुलेशन है, इसके जीन पूल में अगर चेंजेस होता है बाय चांस तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो डिटेल्स आपको दिखाई गई है उसमें देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 तो है रेड कलर की और 5 ही है यहाँ पर ब्लू कलर की, क्लियर। अब इसमें से मान लो 3 ब्लू कलर की डेथ हो जाती है इन बीटल्स की, तो अब रेशो कितना हो जाएगा, 5 तो रेड है और ब्लू कितनी है, 1 है। 4 की डेथ हो गई तो यहाँ कितनी बची है, ब्लू केवल 1 बची है, तो यहाँ रेशो 5:1 हो गया, क्लियर। अब इनका जब रेड वाली का रिप्रोडक्शन होता है तो ये 5 से इनका नंबर हो गया 10, ठीक है, और ब्लू वाली का नंबर हो गया 2, तो रेशो क्या हो गया, 10:2 हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस स्मॉल पॉपुलेशन में बाय चांस क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ जीन का जो फ्रिक्वेंसी है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल पॉपुलेशन में जीन पूल में कैसे चेंजेस आते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन रिजल्ट इन जेनेटिक ट्रेट्स बीइंग लॉस्ट फ्रॉम अ पॉपुलेशन और बिकमिंग widespread in a population without respect to the survival or reproductive value of the allele involved। अब आप देखिए, जब यहाँ पर रेड है और ब्लू दोनों टाइप की है, अब इसमें आप देखेंगे ब्लू तो कम है रेड ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कोई पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेड जो है वो लॉस्ट होता जा रहा है यहाँ पर, और कोई पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो वाइड स्प्रेड होता जा रहा है, क्लियर। तो ये पूरा जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट केवल स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ही होता है। नेक्स्ट आता है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या है, द फाउंडर इफेक्ट इज द रिडक्शन इन जेनेटिक वेरिएशन that result when a small subset of a large population is used to establish a new colony, clear। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन में रिडक्शन होता है और उसके कारण क्या है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है उस लार्ज पॉपुलेशन का कोई छोटा सा भाग या स्मॉल सबसेट जो है
वो क्या करता है, एक नई कॉलोनी का या न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करता है, और ये न्यू पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग होती है। ये जीनोटाइप में भी अलग होती है और फिनोटाइप में भी अलग होती है। क्लियर? इसे हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और फाउंडर इफेक्ट जो होता है कई बार न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करने में भी हेल्पफुल होता है। क्लियर? अब बात करते हैं बॉटलनेक इफेक्ट की। When disaster strikes, an ecosystem can change very quickly. When an event causes a drastic decrease in a population, it can cause a type of genetic drift called a bottleneck effect. इसका मतलब क्या होता है कि कई भी जो डिजास्टर होते हैं जैसे आंधी, तूफान, अर्थक्वेक, इन वजह से क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स की डेथ के थ्रू भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है, और पॉपुलेशन के जो बाकी बचे मेंबर हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन का जो एक्चुअल साइज होती है उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से जो नई पॉपुलेशन बनती है उसमें कुछ कैरेक्टर्स की तो जीन जो होते हैं उनका अभाव होता है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद एक नई स्पीशीज भी उत्पन्न हो सकती है। तो डेथ के द्वारा पॉपुलेशन के किस भाग का नष्ट हो जाना और कुछ समय बाद एक नई स्पीशीज का उत्पन्न होना, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, बॉटलनेक इफेक्ट कहलाता है। क्लियर? अब ये इसके लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है। क्लियर? और आजकल ये जो है वो ह्यूमन के थ्रू भी ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि ओवर हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन, इनके कारण भी हो सकती है सारी चीजें। तो when most members of a population die suddenly, genetic variation goes down. जब अपन ने क्या पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन के ज्यादातर मेंबर अचानक से मर जाते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन गोज डाउन होती है, एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच डिफरेंट एलील्स आर फाउंड इन द पॉपुलेशन कैन चेंज इन अ बिग वे। क्लियर? अब यहां हम देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम यहां देखेंगे कि अब इस एग्जाम्पल में हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है इसमें ग्रीन, ऑरेंज और रेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इस हैबिटेट में रहते हैं। ऑरेंज पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है। यहाँ पर आप देखिए सबसे ज्यादा ऑरेंज कलर है। ये कलर जो है वो कलर जीन के लिए जो एलील होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जब कोई भी डिजास्टर होता है तो इनमें से कोई भी जो रैंडम इंडिविजुअल्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मतलब पूरा एक लक पर डिपेंड करता है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो सरवाइव किए हैं वो जो सर्वाइवर्स हैं वो कैसे हैं, रेड हैं। क्लियर? इसमें से कुछ ग्रीन भी हैं और एक आपको ऑरेंज दिख रहा है। तो जब टाइम जाता जाता है तो पॉपुलेशन क्या होती है, वापस से ग्रो करती है। यहाँ पर क्लियर, वापस से पॉपुलेशन ग्रो करेगी, बट अब जो मेजोरिटी होगी मेंबर की वो कौन सी है, रेड है। क्लियर? और कुछ ही केवल ऑरेंज रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए एक ही ऑरेंज है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ यहाँ एक ही ऑरेंज है, और जब वापस से नई पॉपुलेशन बनती है ये भी वापस ग्रो करते हैं, तब ऑरेंज का नंबर आपको बहुत कम दिख रहा है और रेड का नंबर यहाँ पर आपको ज्यादा दिख रहा है। क्लियर? तो ऑरेंज तो बहुत कम हो गए और मेजोरिटी ऑफ मेंबर अब कैसे हो गए, रेड हो गए, और केवल कुछ ही ऑरेंज है। तो ये जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन से कितनी डिफरेंट हो जाती है, जितना कि डिजास्टर के पहले क्या कंडीशन थी और अभी क्या कंडीशन है। तो इसका मतलब ये इलिस्ट्रेट्स करता है कि जब बॉटलनेक इवेंट होता है तो जो पॉपुलेशन में वैरायटी होती है वो डिक्रीज हो सकती है, और जो डिफरेंट एलील का प्रोपोर्शन है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा था कि जैसे ही पॉपुलेशन के मोस्ट ऑफ द मेंबर डाई हो जाते तो जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाती है, और जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है किसी पर्टिकुलर जो डिफरेंट एलील होते हैं जो कि पॉपुलेशन में पाए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो बहुत अधिक मात्रा में उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। क्लियर? इसे हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। अब आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ये इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के लिए बेटर अडेप्टेड होते हैं या मोर अडेप्टेड होते हैं वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, और इन्हीं का जीन पास होता है और ये सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, ये सफल रहते हैं जीने में। तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्या करता है, स्पीशीज को चेंज करता है और टाइम के साथ साथ में उसके अंदर उसको डाइवर्स भी करता है। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में क्या होता है कि इसकी स्टडी सबसे पहले बेनार्ड कैटलवेल ने की थी।
तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले पेपर्ड मोथ थे, जिसे हम बोलते हैं बिस्टन बिटुलेरिया। बिस्टन बिटुलेरिया का जो स्लेटी कलर था वो डोमिनेंट था। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के पहले क्या था कि ये जो स्लेटी कलर था वो डोमिनेंट था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बोनियन रूप जो काला कलर था वो कम ही मिलता था, पहले स्लेटी ही ज़्यादा मिलता था। क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि जो बर्ड्स होते हैं वो उनके लिए क्या था कि ये ससेप्टेबल था। कौन सा? ब्लैक कलर यहाँ पर बर्ड्स के लिए ससेप्टेबल था। ये तभी दिखाई देता था जब ये है ना पेड़ की तने पर रेस्टिंग स्टेज में होते थे। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद में क्या होता है, बहुत अधिक धुआं होने लगा था। तो जब बहुत ज़्यादा स्मोक होता था तो ये पेड़ के तने पर ये स्मोक जम जाता है। तो देखिए यहाँ पेड़ का तना काला हो गया है और ये उसको काला कर देता था। तो अब ये काला कर देता था तो क्या था कि अब जो ग्रे फॉर्म थी, ये कौन सी थी? ये वाली तो हमने पढ़ी ग्रे फॉर्म। तो ये ग्रे फॉर्म जो थी इस काले वाले तने पर बहुत आसानी से देखी जा सकती थी। तो ये ग्रे वाली क्या हो गई, अब ससेप्टेबल हो गई और अब ब्लैक रूप पनप गया, क्योंकि ब्लैक इसके अंदर दिखता नहीं था इस तने पर, इसलिए ब्लैक वाले तो बच जाते थे और ये जो ग्रे वाले हैं इनको प्रेडेटर आसानी से खा सकते थे, तो ये ससेप्टेबल हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि यहाँ जो स्लेटी मोथ थे इनकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो ज़्यादा थी और उसके बाद में क्या था कि जो ब्लैक मोथ है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब कोयले का तेल और जो बिजली की द्वारा प्रतिस्थापन जो है वो इस काले रूप के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे स्लेटी मोड की फ्रीक्वेंसी वापस से बढ़ जाती है। सेकंड एग्जांपल हम पढ़ते हैं ड्रग रेजिस्टेंस का। अब जो ड्रग्स होती है जो पैथोजेंस को नष्ट करती है वो समय के साथ में अप्रभावी होती जा रही है, क्योंकि पैथोजन स्पीशीज के मेंबर्स इनको जेल लेते हैं और जिंदा रहते हैं, पनपते हैं और प्रतिरोधी पॉपुलेशन का प्रोडक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए होमोजाइगस मेंबर्स जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, प्रारंभिक आयु में ही मर जाते हैं। अब आप देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है वो तो क्या होंगे कि जो इनिशियल स्टेज में जो होते हैं वही मर जाते हैं, जो सिकल सेल के लिए क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। अब जो हेट्रोजाइगस स्टेज होती है उसमें एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन की सेल जो होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। अब यहाँ देखिए ये हेट्रोजाइगस स्टेज है, यहाँ जो एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसकी क्या होती है, सिकल शेप हो जाती है और ये डोमिनेंट रूप से मलेरिया पैरासाइट को मारती है। इसलिए नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं जिनमें इस टाइप की कंडीशन होती है ये मलेरिया इन्फेक्शन से अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन की क्रिया में इसलिए जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का भी मतलब एबनॉर्मल रूप का जो हीमोग्लोबिन भी होता है वो उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मलेरिया सामान्य होता है। क्लियर? तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पहली कंडीशन है जहाँ होमोजाइगस है और कैपिटल ए है वो मलेरिया के ससेप्टेबल है, लेकिन वहां पर सिकल सेल डिजीज नहीं है। मतलब जिनमें नॉर्मल आरबीसी प्रेजेंट है या नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उनमें सिकल सेल डिजीज तो नहीं है, लेकिन इनको मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं कि जो हेट्रोजाइगस स्टेज है उसमें क्या है, वो मलेरिया के लिए तो रेजिस्टेंस है लेकिन उनको केवल माइल्ड सिकल सेल डिजीज है। अब इस कंडीशन में क्या है, जिनको फैटल सिकल सेल डिजीज है, क्योंकि यहाँ देखिए सारी आरबीसी सिकल शेप की हो गई है, तो ये मलेरिया के लिए कंप्लीटली रेजिस्टेंट है। क्लियर? तो ये क्या हुआ है कि जहां पर सिकल सेल एनीमिया ज्यादा होगा वहां पर मलेरिया नहीं होगा और जहां सिकल सेल नहीं है वहां वो मलेरिया के लिए ससेप्टेबल है। क्लियर? फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है मलेरिया एंड G6PD की डेफिशिएंसी। तो निग्रोइड में एबनॉर्मल रूप से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है उसकी कमी होती है, तो उसकी कमी पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन पर जमा हो जाता है और यह डिजीज फेविज्म कहलाती है। और इन आरबीसी में मलेरिया पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता है और जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं वो मलेरिया से सुरक्षा पा जाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है आइसोलेशन, फिर आता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आइसोलेशन अलग अलग टाइप का होता है, एक है प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म और दूसरा है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में फर्स्ट टेम्पोरल, ये कब होता है, जब दो स्पीशीज एक ही साल में अलग अलग टाइम पर उनकी मेटिंग होती है। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, जो पॉन्ड में रहने वाले फ्रॉग्स होते हैं
वो एक ही पॉन्ड में रहते हैं, लेकिन उनका जो ब्रीडिंग का टाइम होता है वो अलग अलग सीजन में होता है, एक समर में करता है और एक स्प्रिंग में ब्रीडिंग करता है। इस कारण से ये दोनों आइसोलेट हो जाते हैं। और इकोलॉजिकल अगर अपन आइसोलेशन की बात करें तो जब दो स्पीशीज जो होती है वो डिफरेंट हैबिटेट में रहती है, जैसे आप देखिए कि लायंस एंड टाइगर्स कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड बट यूजुअली ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट, मतलब लायन और टाइगर जो है इसमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है लेकिन ये अलग अलग जगह रहते हैं। क्लियर? इसलिए इसमें आइसोलेशन हो जाता है, इकोलॉजिकल आइसोलेशन कहते हैं उसको। फिर आता है बिहेवियरल आइसोलेशन, जब दो स्पीशीज जो हैं उनका कर्टशिप बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप कि certain groups of bird will only respond to species specific mating calls। जैसे अपन देखते हैं कि जो बर्ड्स के कुछ ग्रुप होते हैं वो केवल स्पीशीज स्पेसिफिक जो होते हैं, मतलब उन्हीं की स्पीशीज के मेंबर्स को वो रेस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, बिहेवियर कब होता है कि जब दो स्पीशीज का अलग अलग कर्टशिप बिहेवियर होता है। क्लियर? तो सर्टेन ग्रुप ऑफ बर्ड्स विल ओनली रेस्पॉन्ड टू स्पीशीज स्पेसिफिक मैटिंग कॉल्स, उनकी स्पीशीज का जब मैटिंग कॉल आता है तभी वो उसको रिसीव करते हैं। फिर आता है मैकेनिकल, जब जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो पॉपुलेशन को अगर प्रिवेंट करता है तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन। जैसे एग्जांपल है सर्टेन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स आर मॉर्फोलॉजिकली इनकेपेबल ऑफ मैटिंग ड्यू टू साइज। अब डॉग्स की कुछ ब्रीड जो ऐसी होती है जो क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल मैटिंग के लिए सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उनकी साइज जो होती है वो अलग अलग होती है, इस कारण से वो मैटिंग नहीं कर सकते हैं। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में आता है हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन वो बट फेल टू डेवलप टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं हो पाती है। अब सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स फ्रॉम हाइब्रिड टेडपोल्स दैट डाई बिफोर दे कैन बिकम अ फ्रॉग। क्लियर? तो जो कुछ टाइप के जो फ्रॉग्स हैं वो हाइब्रिड टेडपोल्स बनाते हैं लेकिन वो मर जाते हैं। कब? जब वो फ्रॉग नहीं बनते उसके पहले ही वो मर जाते हैं। क्लियर? हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, हाइब्रिड फेल टू प्रोड्यूस फंक्शनल गैमेट्स, हाइब्रिड जो है वो फंक्शनल गैमेट बना ही नहीं पाता है, तो हाइब्रिड इनफर्टिलिटी कहते हैं इसको। जैसे कि मूल्स आर स्टेराइल, हाइब्रिड रिजल्टिंग फ्रॉम मैटिंग बिटवीन अ हॉर्स एंड अ डंकी। तो अब आप देखिए कि जब हॉर्स और डंकी के बीच में मैटिंग होती है तो क्या बनता है, यहाँ पर म्यूल बनता है जो कि क्या होता है, स्टेराइल होता है। क्लियर? अब यहाँ हमने क्या पढ़ा था, सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स फॉर्म हाइब्रिड टेडपोल्स दैट डाई बिफोर दे कैन बिकम अ फ्रॉग। जब वो फ्रॉग नहीं बनता है उसके पहले ही वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर? फिर आता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। पहला हमने क्या पढ़ा, हाइब्रिड इनवायबिलिटी जिसमें हाइब्रिड इनवायबल होता है। दूसरा अपन बात करते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो F1 हाइब्रिड जो होते हैं वो तो फर्टाइल होते हैं लेकिन F2 जनरेशन जो होती है वो डेवलप नहीं कर पाती है ठीक से। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं कि द ऑफस्प्रिंग ऑफ हाइब्रिड कॉपीपोड्स हैव लेस पोटेंशियल फॉर सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। तो जो कॉपीपोड्स हाइब्रिड के ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें सर्वाइवल की जो कैपेसिटी होती है उनका लेस सर्वाइवल होता है, पोटेंशियल भी उनका लेस होता है। तो ये एक एग्जांपल है हाइब्रिड ब्रेकडाउन का। क्लियर? थैंक यू।